चलिए फिर बात करना शुरू करते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपका नाम क्या है, आपकी रैंक क्या है और आप कहाँ से आते हैं? मैं नाम अभिषेक पांडे है। मेरी जो जेई एडवांस रैंक है वो 8800 एंड समथिंग है। और मैं जो मेनली जो गोंडा से हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ाई के लिए अयोध्या में रहता हूँ, जो अयोध्या यूपी। तो आपने पढ़ाई कैसे करी? हाउ डिड यू स्टडी फॉर जेई? मैंने सेल्फ स्टडी करी है। 100% सब्जेक्ट, 100% की कोचिंग? 100% सेल्फ स्टडी, कोई कुछ नहीं, बस ये यूट्यूब के हल्के फुल्के वीडियोस देखे हैं मैंने। कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग के बिना पॉसिबल नहीं है सिलेक्ट हो पाना, क्या ये सही है? ये तो 100% झूठ बात है। कोचिंग के बिना सिलेक्शन हो सकता है। बल्कि अगर मैं आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन कोर्स बताऊंगा तो शायद तक आप हंस दे। ओके। मेरी जो टोटल प्रिपरेशन कोर्स थी वो शायद तक 1500-1600 थी, बस इतना, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो 1500 रुपये में आपका सिलेक्शन हो गया, दोनों साल की पढ़ाई, हाँ, 11th और 12th की, हाँ, और सिलेक्शन की। हाँ। तो कैसे आपने प्रिपरेशन करी, क्या बुक्स थी आपने, कैसे तैयारी करी, क्या आपका स्टडी रूटीन था, डिटेल में बताइए। 11th में मैं SC वर्मा ली थी, SC वर्मा फिजिक्स के लिए। तो SC वर्मा फिजिक्स के लिए मैंने काफ़ी सुना था। उसके SC वर्मा पढ़ने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। SC वर्मा बहुत ज़बरदस्त बुक है थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन SC वर्मा जो है वो आपके तभी यूजफुल होगी जब उसके जो सारे क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आप ये सोचिए कि SC वर्मा का पहला क्वेश्चन ये, तो फिर उसका सोल्यूशन देख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो उससे बुक का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप उस बुक के एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद से सॉल्व करते हैं टाइम दे के, तो ये आपका जेई एडवांस लेवल तक की फिजिक्स एकदम अच्छे से तैयार हो सकती है। तो उसमें कुछ तो एग्जांपल्स दिए हैं, हाँ। एग्जांपल्स को हम देख लें, उनको एग्जांपल्स की तरह ही ट्रीट करें, और उसके बाद जो उनके अंदर आगे की प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको अपने हाथ से सॉल्व करें, ये करें। हाँ, ये करें। जैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो तुरंत सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकती। लेकिन वो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग को टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं क्या करता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रोटेशनल थी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती थी जो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो उस पर मैं एक दिन का टाइम दिया करता था। एक प्रॉब्लम, हाँ, एक प्रॉब्लम पे एक दिन का टाइम दिया। लेकिन ये है उस पर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे रोटेशनल है, सबका काफ़ी वीक होता है, लेकिन रोटेशनल जो है मेरा बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो कि आपके टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर देंगे SC वर्मा में। तो आपने फिजिक्स करी SC वर्मा से, तो बुक 1 और बुक 2 दोनों। हाँ। तो 11th में फर्स्ट बुक करी, 12th में सेकंड बुक करी, कैसे तैयारी करी? फिजिक्स में हमारा बहुत पार्टिकुलर इंटरेस्ट था, फिजिक्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फर्स्ट बुक तो हमारी हो गई थी, अक्टूबर-नवंबर तक हमारी फर्स्ट बुक फिजिक्स कंप्लीट हो गई थी। कितने दिन लगे आपको करने फर्स्ट बुक? 2 से 3 महीने से, मैंने मान लीजिए अप्रैल में स्टार्ट की थी और जनवरी महीने तक मैंने खत्म कर दी थी फर्स्ट बुक। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे रोज? कितनी देखिए, अगर हम बताएं, मैं एक टाइम देख के मैं नहीं पढ़ता। जैसे फिजिक्स में हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जब हम उसको सॉल्व करने लगते तो 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे जैसे निकल जाते थे। इसमें मेरे को होता है मैं एक क्वेश्चन पे अच्छा खासा टाइम दे रहा था। जब एक क्वेश्चन पे आप टाइम देने लगते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि टाइम कब आपके हाथ मतलब बीत जाता है। तो कैसे आपका रूटीन कैसे था? सुबह उठकर नहा धोकर पढ़ने बैठ गए या देर रात को आप पढ़ाई करते थे? नहीं, क्या स्टाइल क्या था? क्या होता, सुबह मैं स्कूल जाता था, स्कूल मैंने मिस नहीं किया है। तो अच्छा। हाँ, स्कूल मैंने मिस नहीं किया। तो और स्कूल आपका हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। और 11th के 12th के आपने सारी क्लासेस अटेंड करी? 11th की क्लास अटेंड की, 12th में तो कोविड था तो स्कूल बंद था। तो आप स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद 3 बजे में स्कूल से आते थे, 3 बजे सो जाते थे, फिर 3 बजे सो के उठने का 7 बजे उठते थे, फिर 7 बजे से पढ़ना चालू करते थे। 8-9 बजे तक पढ़े, फिर खाना खाएं, खाना खाने के बाद फिर 10-11 बजे के बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करें 1-2 बजे तक, फिर सो जाएं, फिर उठें, फिर वही डेली रूटीन। और सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह हम नहीं पढ़ाते थे। 2 बजे जब सोते हैं तो कौन से 6-7 बजे तक सोना चाहिए ताकि प्रॉपर नींद हो जाए। उसके बाद तैयार हुए, स्कूल चले गए, उसके बाद फिर वही रूटीन। और सैटरडे संडे को क्या करते थे? सैटरडे संडे को हम वही, सैटरडे से हम आपको फिजिक्स हम ज़्यादा पढ़ते, तो सैटरडे संडे को जैसे केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री पढ़ ली, और ये मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिए। ये सब सैटरडे संडे को हम करते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को कम देना चाहिए, ऐसा कुछ, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, हमें कहता है कि जेई एडवांस में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। 3 सब्जेक्ट में से अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है और बाकी 2 सब्जेक्ट में आप कट ऑफ भी क्लियर कर ले जाते हैं, तो भी आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यही स्ट्रेटेजी मैंने भी अपनाई थी। फिजिक्स मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था,
केमिस्ट्री मीडियम, मैथ्स वीक। तो मैंने यही किया, केमिस्ट्री में अच्छे खासे मार्क्स थे और केमिस्ट्री फिर मैथ में सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुआ था 15-16 मार्क्स से, क्योंकि मैंने उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करी नहीं थी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आपका एक सब्जेक्ट में पार्टिकुलर इंटरेस्ट है तो अगर आप उसी को कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। और कौन सी बुक्स आपने पढ़ी इसके अलावा? एस सी वर्मा तो एक होगी, और फिजिक्स के लिए एस सी वर्मा थी, फिर स्कूल लाइब्रेरी से मुझे डीसी पांडे मिल गई थी, वो मैंने हम लोग प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करी थी। तो पूरी बुक सॉल्व करी होगी? डीसी पांडे ने उसके जो कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन थे, और उसके बाद में फिर मैंने बाद में वो लिया था। अच्छे खासे क्वेश्चंस क्या होंगे? अच्छी तरह से उसमें दिया रहता है कि लेवल 1 लेवल 2। अच्छा। तो उसमें से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस टाइप का नहीं किया तो ये सॉल्व करना। और फिर उसके बाद मैंने वो किया, प्रीवियस ईयर आती है 15 ईयर्स 25 ईयर्स की, वो बुक मैंने ली थी फिजिक्स की, वो सॉल्व करी थी। और तो फिर उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स रहेंगे सारे? हाँ, 10 साल 15 साल 10 साल 15 साल की। इसमें जैसे क्वेश्चन रहते हैं, फिर एक आता है मॉक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। जैसे है उस पर क्या कोई एक ऐप है लॉन्च करा है गवर्नमेंट ने, एनटीए का ही हाँ, है एनटीए अभ्यास, हाँ, उस पर अवेलेबल है वुमेन से मतलब मॉक टेस्ट दिए थे। और मॉक टेस्ट क्या एक्चुअल टेस्ट का कुछ रिप्रेजेंटेशन था? फाइनल टेस्ट कुछ ऐसा ही था या बहुत डिफरेंट था? पिछले साल तो मतलब 100% जो एनटीए जैसे पेपर दे रहा था, वो जेईई मेंस के पेपर एकदम लगभग वैसे ही आ रहे थे। क्योंकि पिछले साल जैसे हर साल क्या होता है, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आता है, लेकिन पिछले साल पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। पिछले साल क्या हुआ, किसी सब्जेक्ट में इनऑर्गेनिक थी, किसी सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक थी, और किसी सब्जेक्ट में फिजिकल थी। तो पिछले साल यही हुआ, और एनटीए में भी ऐसे पेपर दिए हुए थे, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिला। और केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहिए आप? आपने कहाँ से पढ़ाई करी, कैसे करा, क्या? केमिस्ट्री तो मैं कह सकता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, और बाहर से स्पेशली नहीं आते। बाहर से जो आते हैं वो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट रहता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है, तो सबको पता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंस लेवल, अगर मेंस किसी को क्रैक करना है तो उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। लेकिन जेईई एडवांस के लिए थोड़ा एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी इसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अब आईटी पाल ने भी काफ़ी सारे लेक्चर्स लॉन्च करे हैं। आईटी पाल है, साथी है, जिसमें हम जो आईटी के प्रोफेसर्स हैं उनका मटीरियल अवेलेबल करा रहे हैं, है ना। उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तकरीबन 1000 के करीब लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। और साइट भी है आईटी पाल की, रूटर के साथ मिलकर आईटी कानपुर लॉन्च कर रहा है, तो बच्चे उसका भी बेनिफिट डेफिनेटली उठा सकते हैं। ये 1000 वीडियोस हैं जो तकरीबन सारा सिलेबस कवर करते हैं, आईटी जेईई का भी और हमारे नीट का भी। तो श्योरली उसके लिए बच्चों को फायदा हो सकता है। तो अगर बच्चे तैयारी करें और उनको हेल्प की जरूरत पड़े तो क्या आप उनको मेंटर कर सकते हैं, उनको हेल्प करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो करके तैयार हैं। और अगर आपको मेंटरशिप मिलती, अगर आपको हेल्प मिलती, तो क्या आप बेटर स्कोर कर पाते, और कर पाते तो कैसे? क्या आप उनसे क्वेश्चन पूछते, किस तरह की नॉलेज आप पाते जो आपको अब पता है और तब नहीं पता? हाँ, ये तो है, ये तो मैं कहूँगा अगर मेरे को मेंटरशिप मिल पाती तो ये अच्छा खासा मेरा स्कोर होता। इसमें सबसे पहली बात ये है कि हम लोग को जैसे एनटीएससी एक होता है 9th-10th में, उसके बारे में पता था। 11th में ओलंपियाड होता है, उसके बारे में पता। 12th में भी ओलंपियाड होता है शायद, उसके बारे में पता। ये सब हम लोगों ने नहीं करी। और फिर 11th में जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे कि नहीं हमको आईआईटी क्रैक ही करनी है, हम लोग ने बहुत लेट में डिसाइड किया नहीं कि हम लोग क्रैक कर सकते हैं। कितना लेट डिसाइड करा? हमने तो 12th में डिसाइड किया था, 12th में आने के बाद। अच्छा, हाँ। तो 11th में आप बस इंटरेस्ट के लिए हाँ, फिजिक्स पढ़ते फिजिक्स थे? को इंटरेस्ट के लिए पढ़ते थे। और 12th में आगे आप सीरियस हुए, आपने मटेरियल इकट्ठा करा और हाँ, तब इसकी पढ़ाई करी। और क्या आपको मेंटरशिप में हेल्प करती? मेंटरशिप सबसे पहले हेल्प करती है, और दूसरी चीज़ है जैसे जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको खुद सोचना पड़ता है कि नहीं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़ लेना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व कर लेना चाहिए। और ये जैसे आप हमेशा खुद से 100% ये गेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका कोई मेंटर होता है तो वो आपको बता सकता है कि नहीं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिए, इस चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस ऐसे हेल्प हो सकती है। वो आपको टाइम पे बता सकता है कि नहीं अब तुम ये करो, तुम ओलंपियाड का पेपर दो, अब तुम मॉक टेस्ट देना चालू करो, अब तुम मॉक टेस्ट देना बंद करो। जैसे क्या होता है पेपर के हम लोग 10 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए खराब स्कोर करते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, बहुत नीचे गिर जाता है। तो ये सब वो हेल्प कर सकता है। और जेईई की प्रिपरेशन जो है वो लंबी प्रिपरेशन है, हाँ। 1.5 साल 1 साल 2 साल, कई बच्चे तो ऐसे 6-6 7-7 साल में तैयारी करते हैं, छठी से शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं
छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सबके उन्होंने पैकेजेस बना रखे हैं, पढ़ाना शुरू कर रखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ सेंस है? नहीं, अगर आप मैं बताऊं तो 6 से जो कोचिंग होता है वो तो एकदम बेकार है। 6 से तो कोचिंग करानी नहीं चाहिए। इस 6, 7, 8 की ऐसा साल होता है कि बच्चे एक्सप्लोर करते हैं कि उन्हें खुद से पर्सनली क्या करना होता है। 6, 7, 8, 9, 10th तक बच्चों को खुद डिसाइड कर देना चाहिए कि नहीं मुझे क्या करना है। मुझे मैथ्स लेने IIT में जाना है या बायो लेके नीट में जाना है या मुझे कुछ और करना है। अगर आप पहले से उनके ऊपर प्रेशर डाले रहेंगे तो अंत तक आते आते बहुत मेंटल प्रेशर बन जाता है। और यही रीज़न है कि मतलब जो गलत बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड हो गया। जो मेरे साथ जो करेक्ट टाइम है वो 11 से ही होता है। आप 9 से ठीक है पढ़ना चल अच्छे से पढ़िए, NCERT की बुक्स हैं वो आप अच्छे से पढ़िए या NTSC की प्रिपरेशन करिए, वो सब ठीक है। लेकिन IIT JEE ये सब 11 से स्टार्ट करना एकदम बेस्ट टाइम होता है। तो आपको मोमेंटम बना रहता है, उस मोमेंटम के कारण आप हाँ। कंटिन्यू कर पाते हैं। 9, 10 में आप अच्छी हैबिट्स पा सकते हैं, हाँ आप अच्छी रूटीन बना सकते हैं, है ना? और उन सब का आप फायदा उठा सकते हैं 11th और 12th में जब आपको एक्चुअली प्रिपरेशन करनी है। और आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, आपके फ्रेंड्स ने क्या करा? जो आपका ग्रुप था कितना बड़ा था, क्या था? हमारा ग्रुप जो है वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस वक्त हम लोग 6 लोग कांटेक्ट में हैं, इन टच। उसमें से एक मतलब 2 लोगों की तो एज ही कम थी, 2 लोगों की एज कम थी तो वो पेपर दे नहीं पाए थे, तो वो इस साल देंगे। एक नीट की तैयारी कर रहा है और एक एडवांस IIT JEE की तैयारी कर रहा है। तो उनकी एज क्यों कम है? उन्होंने एडमिशन पहले ले लिया था स्कूल में, ऐसा कुछ? अब पता या नहीं, वो जस्ट ट्राई करना चाहते थे एग्जाम को? नहीं उन्होंने पेपर दिया नहीं था। जैसे उनकी एज कम है, उनका 2006 के 2007 बाद ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसमें मार्कशीट में, उसके हिसाब से उनकी एज कम है। और कुछ ने तो प्राइवेट में एडमिशन ले लिया है। और अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपने कैसे तैयारी की? मैथ में देखिए हम आपसे पहले बता चुके कि मैथ हमारी थोड़ी सी वीक थी, तो हमने क्या किया, मैथ में हम JEE एडवांस के पेपर एनालाइज करे, मैंने JEE मेंस के पेपर एनालाइज करे। और मैंने उसमें देखा कि नहीं इसमें जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं और इनको मैं कर ही ले जाऊँगा। जैसे 3D था, एडवांस के लिए 3D था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और डिफरेंशिएशन में मेरा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, और एरिया अंडर द कर्व्स हो गए, ये सब थे। तो मैंने JEE एडवांस में क्या किया, JEE एडवांस में से मैथ का आपको कट ऑफ क्लियर करना रहता है। तो मैंने पेपर खोला, पहले मैथ में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किए, मुझे कॉन्फिडेंस था मैं कट ऑफ क्लियर जाएगा, 16-17 नंबर आ जाएगा। उसके बाद मैंने मैथ्स टच ही नहीं किया। अच्छा। हाँ, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद मैं फिजिक्स सॉल्व करी। और केमिस्ट्री में कितनी देर लगाई होगी आपने एग्जाम में? केमिस्ट्री में तो एक घंटा लगाया था। फिजिक्स को मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया था। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री के कारण रैंकिंग बनती है, तो आपकी रैंक जो थी वो बनी एक्चुअली फिजिक्स के कारण। फिजिक्स से आपका सबसे स्ट्रॉन्ग था। ओके, और मैथ्स में आपने क्या यूज करा, कौन सी बुक्स यूज करी, क्या मटीरियल यूज करा? ये मैथ्स में स्टार्टिंग में तो जैसे खास, जैसे हम आपको पहले बता चुके, वैसे प्रिपरेशन की तरफ से पढ़ नहीं रहे थे, तो मैथ में इनिशियली मैंने NCERT ही पढ़ी थी। NCERT की एक स्पेशल बात ये है कि NCERT आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देती है। NCERT में आप डिफरेंशिएशन का देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी का देख लीजिए, इन सबकी उसकी थ्योरी बहुत ज़बरदस्त है NCERT की। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए अरिहंत की बुक है, वो हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल थी, तो मैंने वहाँ से बोरो कर ली थी अरिहंत की सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर वो तो मैंने बताया है। तो अरिहंत की DC पांडे भी अरिहंत की? हाँ, DC पांडे। तो अरिहंत के ऊपर ही आपने बस इन्वेस्ट किया, तो आपके जो 1500 रुपये लगे वो नहीं, इन्वेस्ट तो हमारे जैसे 800-900 इसमें लगे, SC वर्मा में लगे थे। ओके। और फिर इसमें प्रीवियस ईयर में लगे, अच्छा। बस, और किसी में नहीं लगे। और अब तो हमारे हिसाब से अब तो उसमें भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो इसमें रूटर में भी मिल जाते हैं क्वेश्चन अच्छे खासे, तो पास्ट ईयर भी दे रहे हैं। और अब तो ये सारे NTA नहीं हमें प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो अभ्यास के साथ इंटीग्रेशन है हमारा, अभ्यास के जो क्वेश्चंस हैं वो फोटो के ऊपर। और 2 साल पहले अभ्यास नहीं था, अब तो अभ्यास दिया गया है। तो आपके हिसाब से कोचिंग के कारण अगर हम बोले तो कोचिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर कोई जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो क्या मेजर मिस्टेक करते हैं आपके हिसाब से? आपका जैसे फ्रेंड सर्कल था, तो कुछ जो बच्चे थे जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ वर्सेस आपका सिलेक्शन हुआ, आपको क्या लगता है कि वो क्या गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए ताकि उनके चांसेस बढ़ जाएं सिलेक्शन होने के? देखिए, हर कोई अलग अलग टाइप की गलती करता है। मेरा एक दोस्त था, उसकी एक गलती थी कि सबसे पहले हम सब की एक गलती थी, हम सब पूरे ग्रुप की एक गलती थी कि हम लोगों ने बहुत लेट में डिसाइड किया था कि हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, ये अक्टूबर में आके, मतलब 12th में आके। और फिर एक ऐसा स्टूडेंट था,
उसकी ये गलती थी कि उसने डर के मारे जेईई में दिया ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो डर गया कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, और फिर बाद में उसने पेपर दिया और उसके अच्छे खासे मार्क्स आए, तो फिर वो बोला था कि यार उस वक्त मैंने दे दिया होता तो अब से सिलेक्शन हो जाता। एक और स्टूडेंट था, वो सीरियस हुआ ही नहीं। जैसे उसने वो मेरे साथ ही प्रिपरेशन करा था, उसने कहा नहीं तैयारी करनी है, लेकिन कभी उसने सीरियसली तैयारी नहीं करी, और एक ऐसा था उसका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म था। बिल्कुल। तो अब ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमें क्या कहना चाहिए, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें तो कि अवेयरनेस, जो स्कूल्स है, मैं स्कूल्स को मैसेज दे रहा था कि स्कूल्स को, जैसे हमारे स्कूल में क्या था, ये आपका गवर्नमेंट स्कूल था? नहीं, हमारा सीबीएसई स्कूल था, गवर्नमेंट नहीं था। तो स्कूल्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि कहते हैं कि नहीं हमारे स्कूल में आप लोग जेईई की तैयारी ना करिए, आप लोग 12th के बाद ड्रॉप लेके तैयारी करिएगा। तो स्कूल ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनको बल्कि अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि नहीं आप लोग भी जेईई की तैयारी करिए और आप लोग जेईई क्रैक करिए, ताकि बच्चे ये सोचते कि नहीं स्कूल में रह के नहीं तैयारी हो सकती और वो लोग कोचिंग की तरफ जाते हैं, वो ना हो। कोई मेरे को वैसे कह रहा था कि इसके लिए टीचर्स को भी थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि टीचर्स 11th और 12th का सिलेबस मुश्किल से कवर कर पाते हैं। अगर वो कहें कि जेईई की तैयारी करो तो बच्चे उनकी प्रॉब्लम्स उनके पास ले आएंगे। ये इस बात में आपकी एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। श्योर, प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे मैं कुछ वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, जैसे एक वीडियो है यहाँ पर, स्टॉप चेसिंग बुक्स, किसी ने लिखा है जेईई नीट, है ना। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्टॉप चेजिंग बुक्स, मतलब आपको बुक्स, क्या इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि एक ही बुक लीजिए, उसी को स्टडी करिए ज़्यादा। एक मतलब ये होता है कि बुक्स छोड़िए और टीचर्स के ऊपर और कोचिंग के ऊपर जाइए। क्या बोलना चाहेंगे? तो इसमें सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो जेईई नीट या बोर्ड सबके बारे में वीडियो बनाने लगे, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें से ज़्यादातर लोग जो है फालतू वीडियो बनाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। बच्चे वीडियो तो देखते हैं, लगता है नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और वो असल में वीडियो देख के डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो सबसे पहले वीडियोस का ये समस्या। और दूसरी बात ये, सबकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हर कोई अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकता है। यूट्यूब वीडियोस आप देखिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए। और स्टॉप चेजिंग बुक्स, अगर मुझे इसका मतलब लेना हो तो मैं ये लूँगा कि आप एक बुक को ही पकड़िए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत सारे बुक ले लेते हैं और पढ़ते उसमें से एक भी नहीं। जैसे मैंने मात्र एक बुक ली थी एससी में, उसी को कम्प्लीटली पढ़ी थी। तो मैं सबको रिसर्च करूँगा, एक बुक को लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, और फिर ज़्यादा दिखा है तो कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए और आप उससे प्रैक्टिस करिए। बस इतना इनफ होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम पढ़ तो लेते हैं, थ्योरी हमें समझ आ जाती है, पर थ्योरी करने के बाद हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते। अब ये मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे साथ भी होता था। जैसे थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, तो ये क्या दिक्कत होती है कि हम लोग को लगता है ऐसा कि नहीं मुझसे सॉल्व हो जाने चाहिए, लेकिन हम लोग को ये एक्सेप्ट करना कि अभी हम लोग 10th से आए, 10th में उतना ज़्यादा तगड़ा सिलेबस था नहीं, तो हम लोग से अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। पहले आप अगर एग्जाम्पल्स देखिए, उनको देखिए कि कैसे सॉल्व कर रहा है वो, ऑथर कैसे सॉल्व कर रहा है, फिर उससे आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए कि नहीं मैं भी ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तब आती है क्वेश्चन सॉल्व, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हाँ, ये बात, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं ये मेरे सबके साथ ऐसा होता है, कोई नहीं सॉल्व कर पाता ऐसे इतनी जल्दी। और आपके बोर्ड में फिर कितने नंबर है 11th में, 12th में, 10th का बोर्ड, 10th का बोर्ड? 10th में तो हमारे 98.8% थे, डिस्ट्रिक्ट में हमारी रैंक 1 थी। लेकिन 12th में जैसे हुआ था, बोर्ड हुआ नहीं, सीबीएसई बोर्ड से हम इसी साल के ड्रॉपर नहीं हैं, तो बोर्ड हुआ नहीं, तो हमारे स्कूल ने 95.4% हमें दिया था। अच्छा, अपने आप कैलकुलेट करके। हाँ जी, लेकिन उसमें हमारे स्कूल की गलती नहीं थी, बोर्ड की कुछ वो पॉलिसी थी उसके चक्कर में। और जो ये सुपर 30 है, जैसे जो आनंद कुमार रन करते हैं, उसके बारे में कुछ पता है आपको? कुछ बोलना चाहिए उनके बारे में? नहीं, जैसे इसके बारे में कुछ सुना तो है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा गलत भी सुना है इसके बारे में, और मैं कमेंट नहीं करना चाहता इसके बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन को नहीं छोड़ देते। और सोशल मीडिया, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का क्या होगा? व्हाट्सएप देखना चाहिए, आपस में मैसेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इंस्टाग्राम, फेसबुक? देखिए, व्हाट्सएप तो कुछ ठीक है, व्हाट्सएप को तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन दोनों को तो मैं एक्सेप्ट नहीं। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने बनाया नहीं था। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने तब बनाया जब मेरा आईटी कानपुर में सिलेक्शन लेटर आ गया, मैसेज आ गया आईटी कानपुर में सेलेक्ट हुए, उस वक्त मैंने इंस्टाग्राम बनाया। उससे पहले मैंने इंस्टाग्राम बनाया नहीं था। फिर इंस्टाग्राम की जो रील्स है
बहुत टाइम कंज्यूम कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा, और एडिक्टिव भी हैं। इसलिए तो मैं इंस्टाग्राम तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि लोग आपसे ये कहेंगे कि अरे यार आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करिए, अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए, लेकिन वो नहीं होता है। आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इंस्टाग्राम से दूर ही रहा। तो अब आप अवेलेबल हैं एज अ मेंटर, आप हमारे साथ काम करेंगे आईटी पाल पर, आप हेल्प करेंगे और भी स्टूडेंट्स को ताकि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ पाएं, 1-on-1 सेशन कर पाएं, है ना। यूट्यूब के ऊपर भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे आपको, ताकि उनके क्वेश्चन जो है उनको हम आंसर कर पाएं। ये सब हमारा आगे फ्यूचर में प्रयास रहेगा। ओके, सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपको वंस मोर, वेलकम टू आईटी कानपुर, और थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, और हम इसको लेके जाएंगे। थैंक यू सर।